बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका डॉक्टर खुशबू अम्मा। आज के सत्र में हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा पर चर्चा करेंगे। उसके भावार्थ समझेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की कविता के साहित्यिक विशेषताओं पर नजर डालेंगे। उनके व्यक्तित्व परिचय पर तो नजर डालेंगे ही, क्योंकि बगैर उनके व्यक्तित्व को समझे हम कविता को भी नहीं समझ पाएंगे। उनके साहित्य जगत के लिए प्रति ज्ञान अधूरा रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता का पाठ वाचन करेंगे। कविता वाचन होगा, है ना। और कविता वाचन शुरू करने से पहले जस्ट कवि की जो साहित्यिक विशेषता मुख्य तौर पर इस कविता में आपको उभर कर आई है, वह यह है कि कवि की कविताएं जो हैं, यह पाठक को न सिर्फ सुनने पर बल्कि मतलब पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि सुनने और देखने के लिए भी आमंत्रित करती है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इनकी कविता एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ी है जो एक तरफ चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी तरफ मूर्तता और अमूर्तता की है। बिंबधर्मी कवि ये माने जाते हैं। बिंबधर्मी मतलब इमेज। ये जो शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं कविता के जरिए, वो एक इमेज आपके मन में बनाता चला जाता है। देखिएगा कैसे इस कविता के कविता वाचन में हम इन्हीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, अंडर ब्रैकेट है, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रहे, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। ये जो पाठ है, इसमें सूर्योदय का वर्णन है। सूर्योदय का वर्णन बहुत से कवियों ने किया है ना। जयशंकर प्रसाद की कविता तो बड़े ही प्रसिद्ध है। बीती विभावरे जागरे अंबर घट, अंबर तारा घट उषा, है ना। तारा घट उषा नागरे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरे। और फिर आगे के भी पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कलियां, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। ऐसी पंक्तियां हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये पढ़ने से ज्यादा सुनने और देखने वाले कवि हैं। दूसरी चीज बिंबधर्मी कवि हैं, है ना। चित्रकला और संगीत के साथ मूर्तता इनकी कविताओं में है। कविता में ब्रैकेट्स के भी यूज किए गए हैं। तो ब्रैकेट्स के यूज विशेष तौर पर कवि अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से
कविता में खुद आकर बताने के लिए करता है ना। इस बात को समझेंगे, है ना। इस कविता में कवि ने जितने भी उपमान प्रस्तुत किए हैं, जितनी भी तुलनात्मक चीजें प्रस्तुत की हैं सूर्योदय के लिए, वो वस्तुतः चित्रकला से संबंधित है। और इस तरह सूर्योदय से पहले के पल पल प्राकृतिक वातावरण का शब्द चित्र खींचा है। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रातः था बहुत नीला शंख जैसे। सूर्योदय से पूर्व आसमान नीले शंख जैसा सुंदर दिखाई देता है। यह भोर अर्थात सूर्योदय से पहले का आकाश है। कैसा लग रहा है आकाश, जैसे राख से चौके को लीप दिया गया है। गांव में ग्रामीण परिवेश का चित्र है, क्योंकि चौके की लिपाई जो है वो भी राख से गांव में ही होती है। शहरों में तो आपके गैस सिलेंडर वगैरह जलते हैं, इंडक्शन जलते हैं, तो वो राख से लिपने की कोई बात नहीं उसमें। और राख से लिपा हुआ चौका है, लेकिन अभी गीला है ना। वो कलर आसमान का है, वो रंग आसमान का है। फिर क्या लगता है, बहुत काली सिल जरा से लाल की सर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल ली हो किसी ने। तो वैसे ही सूर्योदय जो है, आकाश में उगते हुए सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है मानो काली सिलवट जो होता है जिससे मसाला हम लोग पीसते हैं, उस सिलवट्टे को किसी ने लाल केसर से धो दिया है। अंधेरा है, अंधेरा के बाद सूर्योदय हो रहा है, तो आप उस समय देखेंगे कि सीन जो है, दृश्य कैसा उभरता है सुबह का। और जब सूर्य की किरणें लाल लाल आती हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसे लाल केसर से धो दिया है। या फिर स्लेट पर जो है लाल रंग की खड़िया मिट्टी का चाक जो है, चौक है ना, किसी ने मल दिया है। गौर झलमिल देह जैसे हिल रही हो, और नीले जल में कोई गौर वर्णीय देह हिल रही है, ऐसा लगता है सूर्योदय से। ये आकाश में सूर्योदय होता है ना। चमकता हुआ सूर्य है, लालिमा लिए हुए है, तो बिल्कुल गौर वर्ण युक्त शरीर लगता है। तो ये सारे जो दृश्य हैं, ये अचानक से, और जब कवि कहता है मतलब और इसके बाद क्या होता है, जादू टूटता है इस उषा का अब, यानी कि सूर्योदय होने के पहले की जो दृश्य है वह अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। यानी जब सूर्योदय आते हैं तो सूर्य पूरे आकाश में चमकने लगते हैं, फिर वहां किसी चीज की जगह नहीं रह जाती, वो खुद सर्वशक्तिमान है। तो बच्चों ऐसा है, जितने भी उपमान यहाँ प्रयुक्त हुए हैं वो, जैसा कि आपको बताया, ग्रामीण परिवेश का चित्र अंकित है। और ग्रामीण परिवेश के चित्र में जैसे राख से लिपा हुआ चौका है, या फिर काली सिलवट को लाल केसर से धो दिया गया है, या स्लेट पर लाल खड़िया चाक जो है वो मल दी गई है। ये सारे चित्र जो हैं, या उपमान कह लीजिए, ये ग्रामीण परिवेश की झलक है। इसमें दूसरी चीज जो आपको बताएंगे कि ब्रैकेट्स का या
रामचंद्र का जो ऐसा है ना, दुर्गा पूजा में तबीयत थोड़ी खराब रही, इस वजह से खांसी है, बोलने में भी स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। इस कारण फ्लुएंसी में बोल भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, एक आध दिन में तबीयत भी ठीक हो जाएगी तो फ्लुएंसी आ जाएगी फिर। तो इस तरह से कोष्ठकों का प्रयोग जो है उसमें कवि की उपस्थिति को बताता है, वह संवाद करता है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, है ना, अपनी सब चीज को बहुत अच्छे से। यूं तो बच्चों शमशेर बहादुर सिंह मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं और दूसरे तार सप्तक के कवि भी हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में सन 1993 में हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कवि सम्मान समेत बहुत से पुरस्कार मिले। इनको इनके कविता से भी समझा जा सकता है, इन पंक्तियों से, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। और इस तरह कि ये कुछ आगे देखना चाहते थे, आगे जाना चाहते थे, जानना चाहते थे, जो दिख रहा है उससे परे जाकर देखना चाहते थे। ये इनके व्यक्तित्व में शामिल था। ठीक है, तो इनकी कविताएं भाषातीत होना चाहती हैं, भाषा से परे जाना चाहती है, सब कुछ भाषा में बांध कर, ये जैसे कविता में आपने देखा, ये महसूस करने की भी चीज है। इनकी कविताओं को महसूस कर सकते हैं, है ना। में कहा जाता है व्यक्तिक निराशा और सामाजिक आशा के कवि। उनका जीवन एक संत सा था, साहित्यकारों में संत, और किसी के प्रति उनमें दुर्भावना भी नहीं थी। आज्ञेय, शमशेर और मुक्तिबोध को टावरिंग पर्सनालिटी भी हम लोग कहते हैं, टावरिंग पर्सनालिटी के रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों, आज के सत्र में यह थी हमारे उषा कविता पर चर्चा, साथ ही शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व और साहित्यिक विशेषताओं का परिचय। आज के सत्र में इतना। धन्यवाद।